माउंटेन फॉरेस्ट, अब ये कौन से फॉरेस्ट है? ये माउंटेन पे पाए जाते हैं, पहाड़ों पे। देखो आपने क्लाइमेट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, देखो जैसे समझो एक ग्लोब है, तो जितना भी हम नॉर्थ साइड जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक है, कम होता जाएगा मतलब ठंड बढ़ती जाएगी, एक तरीका। दूसरा तरीका, समझो हम नॉर्थ साइड नहीं है, बीचों बीच ही है, पर अगर एल्टीट्यूड ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है, तो भी ठंड ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ईरान और हिमालयास सेम एल्टीट्यूड पे है, लेकिन हिमालयास में ज़्यादा ठंड है, क्यों? क्योंकि उसका एल्टीट्यूड ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है, ठीक है, तो सन की पूरी रोशनी वहाँ तक पहुँचती नहीं है। तो माउंटेन फॉरेस्ट, इन माउंटेन एरियाज द डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड लीड्स टू करस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। इधर पे बताया गया है जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा टेम्परेचर गिरेगा, ठीक है, उसकी वजह से उस टाइप के वहाँ पर वेजिटेशन होगा। एज सच देयर इज अ सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट इन द सेम ऑर्डर एज वी सी फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा रीजन। सबसे पहले टुंड्रा रीजन क्या होता है, इसका मीनिंग समझ लो। वो रीजन जहाँ पर ठंड ज़्यादा हो, ठीक है, सॉरी ठंड ज़्यादा हो मतलब नॉर्थ और साउथ का रीजन, जहाँ पर ठंड ज़्यादा हो। तो यहाँ पे लिखा है एज सच देयर इज अ सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट इन द सेम ऑर्डर एज वी सी फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टुंड्रा रीजन। ट्रॉपिकल रीजन मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का रीजन। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का रीजन होता है, फिर हम या तो फिर ऊपर जाते जाएँ या नीचे जाते जाएँ, तो जिस हिसाब से वेजिटेशन बदलता है, मतलब देखो गर्मी रहती है बीचों बीच, फिर आगे बढ़ते जाएंगे नॉर्थ साइड तो ठंड आती जाएगी, तो उस हिसाब से प्लांट्स चेंज होंगे, साउथ में भी उस हिसाब से प्लांट्स चेंज होंगे। वैसे ही क्या होता है कि जो पहाड़ है, ठीक है, तो जो नीचे प्लांट्स और वेजिटेशन है उनका हाल कैसा होगा? ट्रॉपिकल जैसा। फिर और ऊपर जाते जाएंगे, ऊपर आते जाएंगे तो उनका हाल कैसा होगा? जैसा टेम्परेट जोन में होता है, मतलब ठंडा, ठीक है। जो इनकी हिरार्की है समझ में आ रही है? जैसा ट्रॉपिकल टू साउथ या ट्रॉपिकल टू नॉर्थ मूव होने में वेजिटेशन बदलता है, वैसा ही लोअर एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड जाने में बदलेगा, क्योंकि लोअर से हाई में जाएंगे तो ठंड बढ़ेगी, सेम ट्रॉपिकल से टेम्परेट जोन में जाएंगे तो ठंड बढ़ेगी। आई होप आपको समझ में आ गया। द वेट टेम्परेचर टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन द हाइट ऑफ, देखो वेट टेम्परेचर मतलब गीला, ठीक है, वेट मतलब गीला। जैसे शिवालिक हिल्स जो है ना, वहाँ पर यहाँ पर कितनी मीटर तक की बारिश होती है? द वेट टेम्परेचर टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन अ हाइट ऑफ 1000 to 2000 मीटर्स। ऐसा जो फॉरेस्ट पाया जाता है, अब ये जो 1000 to 2000 मीटर्स है ना, ये सी लेवल से बताया गया है कि कितना ऊपर पाया जाता है माउंटेन में। 1000 to 2000 ये फॉरेस्ट पाया जाता है। समुद्र तट से 1000 मीटर से शुरू होता है 2000 मीटर तक। एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज सच एस ओक्स एंड चेस्टनट्स प्रीडोमिनेट। यहाँ पर ओक ट्री होते हैं, चेस्टनट ट्री होते हैं। कैसी लीफ होती है? ब्रॉड, चौड़ी। बिटवीन 1500 to 3000 मीटर्स टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग कॉनिफरस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार, सिल्वर, फिर स्प्रूट एंड सीडर आर फाउंड। अब देखो फिर दूसरे फॉरेस्ट होते हैं कौन से? सबसे पहले मैंने आपको वेट टेम्परेट बताया, फिर होता है टेम्परेट फॉरेस्ट, फिर टेम्परेट फॉरेस्ट के बाद एक इधर पे आएगा अल्पाइन वेजिटेशन। इसमें 3 फॉरेस्ट होते हैं, एक वेट टेम्परेट, एक होता है टेम्परेट फॉरेस्ट, फिर एक और आएगा यहाँ पे अल्पाइन वेजिटेशन, ये अल्पाइन वेजिटेशन। तो सबसे पहले वेट टेम्परेट में मैंने बता दिया 1000 से 2000 मीटर तक होते हैं। इसके ओक, इसमें ट्रीज होते हैं ओक, चेस्टनट, ठीक है। उसके बाद 1500 से 3000 मीटर तक कौन से फॉरेस्ट होते हैं? टेम्परेट फॉरेस्ट। इधर पे कौन कौन से ट्रीज होते हैं? पाइन, देवदार, सिल्वर, फिर स्प्रूस, सीडर आर फाउंड। These forests cover mostly of the southern slopes of the Himalayas place having high altitude in southern and northeast India। देखो these forests cover mostly the southern slopes of Himalaya, हिमालय के जो southern slopes है, place having high altitude in southern and northeast India। देखो सबसे नीचे साइड रहते हैं वेट, फिर उससे ऊपर रहते हैं फिर ये टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है, और उससे भी ऊपर रहते हैं फिर अल्पाइन वेजिटेशन वाले। अब यहाँ से देखो अल्पाइन वेजिटेशन स्टार्ट हो गया। एट हायर एलिवेशन टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर कॉमन। फिर यहाँ से एट हाई एल्टीट्यूड्स जनरली मोर देन 3600 मीटर्स अबव द सी लेवल टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स गिव अवे टू द अल्पाइन वेजिटेशन। टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट मतलब टेम्परेट जोन, ऊपर साइड का जोन। ग्रासलैंड्स गिव अवे टू अल्पाइन वेजिटेशन। ग्रासलैंड्स इसलिए बोला गया है, कारण क्या है कि जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, तो पेड़ वगैरह ना मुरझा कर गिर जाते हैं और पूरी घास में कन्वर्ट हो जाते हैं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ घास दिखती है, ठीक है। तो ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ वो जो अल्पाइन वेजिटेशन है ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस में? ग्रास में। लिखा है यहाँ पे मीटर्स टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स गिव अवे टू दी अल्पाइन वेजिटेशन। ये जो फॉरेस्ट रहते हैं गिव अवे मतलब ख़त्म हो जाते हैं और उसके बदले ग्रासलैंड आ जाता है, ठीक है, घास आ जाती है। कौन कौन से पेड़ होते हैं? सिल्वर, फिर जूनिपर्स, पाइन्स, birches आर द कॉमन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। हाउएवर दे गेट प्रोग्रेसिवली स्टंटेड एज दे अप्रोच द स्नो लाइन। जैसे जैसे देखो ये जैसे ये प्लांट्स है,
स्टंटेड मतलब गिर जाते हैं जैसे ही स्नो लाइन तक पहुंचते हैं। स्नो लाइन तक मैंने आपको पहले ही बताया क्या होता है, बर्फ़ गिरती है ना, तो ये लोग ख़त्म होते जाते हैं पेड़, और सिर्फ पूरा फिर फॉरेस्ट ग्रासलैंड दिखने लगता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, जो नीचे रहेगा वो अलग पेड़, फिर जो ऊपर गया और अलग, फिर और अलग और अलग, डिफरेंट टाइप के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डिफर कर रहा है। दे आर यूज एक्सटेंसिवली फॉर ग्रेजिंग बाई नोमेडिक ट्राइब्स लाइक दी गुज्जर्स एंड बकरवाल्स। गुज्जर्स और बकरवाल्स कौन है? ये जो बंजारे होते हैं ना, घूमते हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपने जानवरों को चराने आते हैं। अब कैसे? कारण क्या रहता है, जैसे धूप निकलती है ना, तो घास की पूरी बर्फ़ पिघल जाती है। अब पहली बात, पूरी बर्फ़ पिघल गई, ऊपर से घास के ऊपर पूरा पानी पानी हो गया, तो वो एकदम फ्रेश घास दिखती है, हरी भरी। तो वो ग्रेस करते हैं कौन? इनके जानवर, किनके? ये जो नोमेडिक ट्राइब्स हैं, बकरवाल्स और गुज्जर्स, इनके जो जानवर हैं वो ग्रेजिंग करते हैं, चरते हैं वहाँ के। एट हायर एल्टीट्यूड मोसेस एंड लिचन्स फॉर्म पार्ट ऑफ टुंड्रा रीजन। एट हायर एल्टीट्यूड मोसन और लिचन, जैसे काई सुना है ना आपने, काई, जहाँ पानी ज़्यादा होता है वहाँ काई जम जाती है, वैसे इन जंगलों में होता है, क्या होता है, काई जम जाती है। कॉमन एनिमल्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, स्नो लेपर्ड। सीधी सी बात है, स्नो लेपर्ड क्यों? कारण क्या है, वो वहीं पर टिक पाएगा क्योंकि ठंडी है वहाँ पर। सतना में तो वो टिक ही नहीं सकता ना, मर जाएगा गर्मी से और यहाँ के रोड देख के। फिर कौन से? शीप एंड गोट्स, गोट्स विथ थिक हेयर, जिनके थिक हेयर है, जैसे जो गोट्स के फर आपने देखा होगा, शीप रहती है उसके कितने फर मतलब मोटे मोटे रहते हैं, जैसे वुलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं। अब ये वहाँ क्यों टिक पा रही है? क्योंकि इतनी ठंडी है और इसके थिक फर है, तभी ये टिक पा रही है। अदरवाइज फर वगैरह इसके उतार दिए जाएँ तो हो सकता है ये वहाँ टिक ना पाए। फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये वो फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर क्या होता है, दलदली इलाके जो ज़्यादा होते हैं ना, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये वाटर में सबमर्ज्ड होते हैं। जब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह गिरती है ना, तो इसकी ये जो जड़ें हैं ना, ये पूरी पानी में समा जाती हैं। तो फिर जब पानी कम होता है, नीचे आता है, उसके बाद ये इसकी जड़ें दिखने लगती है। इसकी जो जड़ें हैं ना, ज़मीन से बाहर निकली होती है। कहीं आपने देखा होगा इस टाइप का फॉरेस्ट, इसकी ऐसे ऐसे रूट्स रहती हैं जकड़े हुए। ठीक है, कारण है इसलिए जकड़ी हुई रहती है क्योंकि क्या, बारिश आएगी, जड़ें डूब गई, जड़ें डूबने की वजह से हो सकता है ट्री जो हैं इधर उधर बहकर चले जाएं या टूट जाएं। इसलिए इनकी एक दूसरे की, जो प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो पकड़े रहती हैं एक दूसरे को ज़मीन के अंदर, ज़मीन में। क्यों? ताकि क्या है, ये टूट ना जाए आसानी से। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये उसके एरियाज़ दिए गए हैं, किस नदी के पास पाए जाते हैं, ये एक बार आप पढ़ लेना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, रॉयल बंगाल टाइगर इज़ द फेमस एनिमल इन दिस फॉरेस्ट। टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल एंड स्नेक्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। कौन से एनिमल है, किस रिवर के पास पाया जाता है? बस ये याद रखना, जो दलदली इलाका रहता है, जहाँ पे दलदल ज़्यादा रहती है, वहाँ पर पाया जाता है। इसकी जो जड़ें हैं वो हाई टाइड के टाइम, जब वेव आती है, कोस्टल एरियाज़ के पास पाया जाता है। वेव आती है मतलब एक, जो ऐसे आपने देखा होगा समुद्र से पानी कभी उछल कर ज़मीन पे आ जाता है, तो जो नदी का पानी अगर इधर पे आ जाता है, समुद्र का पानी, तो इसकी क्या है, पूरी जड़ें वगैरह ना डूब जाती हैं इसमें। फिर जब पानी कम होता है, लो टाइड, तो फिर इसकी जड़ें दिखने लगती है। आसपास सूखने के बाद क्या, कंटिन्यूस यहाँ पे पानी रहता है ना, तो दलदल टाइप का इलाका रहता है। नेक्स्ट पेज। वेजिटेशन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। ये है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ है, अब इधर पे सिर्फ और सिर्फ इतना लिखा है, देखो फ्लोरा बोलते हैं वेजिटेशन को और फौना बोलते हैं वाइल्ड लाइफ को। इधर पे क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ ये लिखा है कि कितने परसेंट एनिमल्स हैं हमारे भारत में, दूसरे देश में कितने परसेंट हैं, कौन कौन से एनिमल हैं, कितने टाइप की स्पीशीज़ हैं। ठीक है, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग ईजिली पढ़ सकते हो। नेक्स्ट पेज पे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज तक यहाँ तक तो ये दिया हुआ है कि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि सारे के सारे जो एनिमल्स हैं, ठीक है, ये हमारे लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट है तो ये भी ज़रूरी है उनको कंजर्व करें, बचा कर रखें। पर बचा कर नहीं रख रहे हैं, धीरे धीरे ये जो स्पीशीज़ हैं, प्लांट स्पीशीज़ हो या एनिमल स्पीशीज़, देखो सारे एनिमल्स सारे प्लांट्स ज़रूरी हैं। अब जैसे चीता 1962 तक था, उसके बाद फिर वो नहीं रहा। ठीक है, अभी चीता रियल लाइफ में भारत में एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, और कहीं से दूसरे देश से पकड़ कर लाए हों तो ठीक है, अदरवाइज़ भारत में 1962 से चीता की जो स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट हो गई है, विलुप्त, चीता है ही नहीं अब। वैसे ही जो कुछ प्लांट्स हैं, जैसे एक डक होती थी, पिंक हेडेड डक, वो भी अब नहीं है, पहले थी। ठीक है, वो अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब वो विलुप्त हो गई है, ख़त्म हो गई है, क्योंकि हमने उसे कंजर्व नहीं किया। तो फूड चेन मेंटेन करने के लिए, इकोसिस्टम को चलाए रखने के लिए हर एक टाइप का स्पीशीज़ ज़रूरी है, हर एक टाइप का प्लांट ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि वो हमको, जैसे फ़िश वगैरह देखो तो लोग कंज्यूम करते हैं उसको खाने वगैरह के लिए, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो यूज़ आते हैं हमें
दवाइयों वगैरह के लिए। तो अगर वो प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा, ठीक है। तो बहुत सारी तरीके से ये सबसे पहली बात ज़रूरी है, लेकिन इंसान कंटिन्यूस क्या है, एक्सप्लॉइट करता जा रहा है सब चीज़ें, तो वो फिर बच नहीं रहे हैं, ठीक है। तो उनको बचाना ज़रूरी है। उनको बचाने के लिए ये जो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं, बहुत सारे बायो रिजर्व्स खोले हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई हैं, नेशनल पार्क बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, ये गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, वेजिटेशन और स्पीशीज़, जो प्लांट एनिमल स्पीशीज़ हैं उनको कंजर्व करना चाह रही है, बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर फूड चेन एंड इकोसिस्टम। थैंक यू, आपका कोर्स कंप्लीट होता है। ये जो चैप्टर, ये जो वाइल्ड लाइफ वाला है ना, बहुत ही ईजी है, एक बार आप इसे पढ़ना ज़रूर, सब कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू। इसके MCQ वगैरह ध्यान से कर लेना, BTL से बन सकते हैं। थैंक यू।